ठीक है। सो वी वर डूइंग प्ली बार्गेनिंग, ठीक है। तो प्ली बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको समझाया था, और इसमें अभी हम देखेंगे कि बीएनएस में बेसिकली मेजर जो है वो किस किस तरीके के चेंजेस जो है हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बीएनएस के चेंजेस की अगर हम बात करें तो इसमें जो सबसे पहला एक बहुत बड़े लेवल पे चेंज है, सो दैट इज कि कम्युनिटी सर्विस को इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। ये वैसे ऑल्दो एक अलग बात है, बट इसको प्री बार्गेनिंग में भी रिलेट करते हैं। बट पहले समझो कि कई सारे टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स होते हैं, ठीक है। देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स, और उन्हीं मल्टीपल टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स में वन टाइप ऑफ पनिशमेंट इज कम्युनिटी सर्विस, ठीक है। तो इसमें जो है कम्युनिटी सर्विस को एज अ टाइप ऑफ पनिशमेंट जो है फॉर्म ऑफ पनिशमेंट बीएनएस में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, ठीक है। तो ये सबसे इनोवेटिव और एक सबसे अलग चेंज है, ठीक है। इट इज इन लाइन विद द रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, ठीक है। तो रिफॉर्मेटिव थ्योरी मतलब कि इंसान को जो है वो रिफॉर्म करना है, ठीक है। जो अप्रोच बनानी है पनिशमेंट देने की, इट मस्ट इंटीग्रेट द रिफॉर्मेशन की। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए पनिशमेंट देने का, ताकि सामने जो अक्यूज्ड है उसके माइंड में रिफॉर्म आए, है ना, वो रिफॉर्म वो बदले, ठीक है। अच्छा, नाउ कमिंग ऑन टू दिस पॉइंट, सो इंटीग्रेशन ऑफ कम्युनिटी सर्विस एज पनिशमेंट। तो इसमें क्या हुआ है, सबसे इनोवेटिव फॉर्म है जो कि बीएनएस में इंट्रोड्यूस किया गया है 2023 में, कम्युनिटी सर्विस इज द फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, ठीक है। तो कम्युनिटी सर्विस क्या होता है, तो एक कोर्ट क्या करता है कि कोर्ट बेसिकली एक ऐसा काम ऑर्डर करता है, कोई सर्विस टू द सोसाइटी। सोसाइटी में कोई भी ऐसा वर्क ऑर्डर करेगा कोर्ट जिस काम के लिए रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। द वर्क फॉर व्हिच रेम्यूनरेशन विल नॉट बी गिवन, सो सच अ वर्क इज बेसिकली गिवन टू द अक्यूज्ड, ठीक है। तो उसके बदले में रेम्यूनरेशन का कांसेप्ट नहीं होता, दैट इज कॉल्ड एज कम्युनिटी सर्विस। तो ऐसे ऑफेंसेस जो कि छोटे पेटी ऑफेंसेस जिनको बोलते हैं, जिनमें की जो लॉस ऑफ वैल्यू है वो करीब करीब 5 लाख रुपए से कम की लॉस ऑफ वैल्यू हुई है, तो 5000 रुपीस से कम वाले जो ऑफेंसेस हैं, तो या फिर जैसे पब्लिक मिसकंडक्ट कोई करता है, अगर कोई जो है उधम मचाता है शराब पी करके, ड्रंकन इंसान जो भी उधम मचा रहा है, ठीक है, वो वाला ऑफेंस हो गया। या फिर इवन कोई कोर्ट ने कोई प्रोक्लेमेशन दिया है और उसमें जो है सामने वाला इंसान अपीयर नहीं हो रहा है बार-बार, ठीक है। तो ऐसे कुछ छोटे-मोटे ऑफेंसेस होते हैं, तो उन ऑफेंसेस में क्या किया गया है, उन ऑफेंसेस में कम्युनिटी सर्विस को एक कंडीशन रख दिया गया है, और ये कहा गया है कि बीएनएस के अंदर it is mentioned that if you want to avail plea bargaining in offences which are minor in nature, जो छोटे offences है, minor offences है, तो अगर आपको minor offences में plea bargaining को अगर avail करना है, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, उस केस में आपको जो है कम्युनिटी सर्विस को रिकोर्स करना होगा। तो कम्युनिटी सर्विस विल बी अ कंडीशन फॉर यू टू गो फॉर प्ली बार्गेनिंग। तो अगर प्ली बार्गेनिंग चाहिए तो फर्स्ट डू कम्युनिटी सर्विस एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू अवेल द बेनिफिट ऑफ प्ली बार्गेनिंग, ऑलराइट। So this is a condition that is introduced, alright. So now coming on to the main point here कि अगर आपको तो अच्छा हाँ, one more thing, जो आपका करप्शन एक्ट है, ठीक है, और सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट जो है आपका, उसको एक काम करते हैं उसमें आई सॉ, क्योंकि बिकॉज पिछले वाले जो है कोर्स में मैंने उसको अपडेट किया था, तो अभी ना कुछ बहुत सारे चेंजेस हैं। आपको एग्जाम देना है इन नेक्स्ट ईयर, है ना, तो नेक्स्ट ईयर यू हैव टू अपीयर। तो आपने एडमिशन जब लिया है तो ऑब्वियसली बात है 6 महीने में वी विल बी कंक्लूडिंग दिस कोर्स। एट द लास्ट मैं आपको वो कराऊंगा, बिकॉज़ ताकि क्या होगा ना कि लास्ट तक में बीच में इन द मेन टाइम जो भी और चीजें आ गई होंगी ना, जो भी और एडिशंस आ गए होंगे, फिर वो भी मैं उसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो इसीलिए बेटर कि मैं वही सोच रहा था कि अभी जब मैं उसको अपडेट करूं, उससे ज्यादा बढ़िया है कि फिर आपका भी फायदा होगा, ठीक है। तो उससे जो है मैं लास्ट में उसको आपके कोर्स के एंड में उसमें सारी और भी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स को ऐड करके और देन आई विल मेक यू डू दैट टॉपिक, ठीक है। और ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में वी विल बी स्टार्टिंग विद टॉर्ट्स, ठीक है। हम क्या स्टार्ट करेंगे, वी विल बी स्टार्टिंग टॉर्ट्स। तो टॉर्ट्स पढ़ेंगे इसके बाद में, ठीक है। तो चलो आ जाओ इस पर। सो जूरिस्प्रूडेंशियल कॉन्फ्लिक्ट, प्ली बार्गेनिंग एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। देखो अभी यहाँ पर ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है। कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स एज इन की एक साइड तो है प्ली बार्गेनिंग, ठीक है, और दूसरी साइड है बेसिकली
हम बात करें कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स, कुछ ऐसी चीजें जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड की हैं, ठीक है। तो एक साइड कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को भी प्रोटेक्ट करना है और दूसरी साइड पर आपको प्ली बार्गेनिंग को भी देना है, ठीक है। तो दोनों चीजों को इंश्योर करना इस अपने आप में थोड़ा डिफिकल्ट काम है, ठीक है। तो जिसको बीएनएस ने बखूबी किया है, ठीक है। जैसे अगर पहले की बात करें तो आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आर्टिकल 20 में जो सेक्शन 3 है, तो सेक्शन 3 क्या बोलता है? इट टॉक्स अबाउट कि नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात करता है। उसमें 3 चीजें हैं, ठीक है। एक तो नो डबल जीओ पार्टी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन एंड नो एक्स पोस्ट फैक्टो इफेक्ट। तो तीसरा जो है वो नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन है, मतलब आप किसी को अपने खिलाफ विटनेस बनने के लिए कंपेल नहीं कर सकते। You cannot compel someone to be a witness against himself, ठीक है। अपने आप जो है सामने वाले को कंपेल नहीं करोगे, तो आप कंपेल नहीं करोगे तो यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर आप ये बोल रहे हो कि प्ली बार्गेनिंग अगर आपको करनी है तो पहले ही अपनी बात को खुद मान लो, ठीक है। तो अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि एक साइड ये भी पॉसिबल है कि आप जो सामने वाले को बोल रहे हो तो सामने वाला दबाव में आके अपनी बात को मान रहा है, ये भी तो हो सकता है। तो इसीलिए क्या है कि इन द प्रेजेंस ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स जो प्ली बार्गेनिंग की इनिशिएशन की जाती है, जो अक्यूज्ड की टेस्टिमनी ली जाती है, तो उस टेस्टिमनी को लेते समय जो टेस्टिमनी ली जा रही है उसको ऑन कैमरा रिकॉर्ड करने का प्रोविजन दिया गया है, ठीक है। ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 3 वो प्रोटेक्टेड है, ठीक है। ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है वो वायलेट ना हो। और कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ये बोलता है कि भाई जो भी कोई एक्यूज्ड है उसको आप जबरदस्ती बयान नहीं दिलवा सकते, ठीक है। तो वो भी प्रोटेक्ट हो गया। तो यहाँ पर क्या है कि आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। आप उसको कंपेल नहीं कर सकते, आप उसको जबरदस्ती जो है वो बयान नहीं दिलवा सकते। बात आ रही है समझ में? तो ये जो है राइट बेडरॉक है, ठीक है। ये क्या है? एडवर्सरियल सिस्टम जो होता है, तो एडवर्सरियल सिस्टम इसके लिए बेस्ट है। एडवर्सरियल सिस्टम मतलब यहाँ दो एडवर्सरीज एक साथ में आपस में अपने आर्गुमेंट देते हैं, जिसमें से जिसके आर्गुमेंट सही लगते हैं उसको जो है वो सही माना जाता है, ठीक है। तो एडवर्सरियल सिस्टम में तो ये बेस्ट है, ठीक है। क्यों एडवर्सरियल सिस्टम में बेस्ट है? इसलिए बेस्ट है बिकॉज़ एडवर्सरियल सिस्टम में आप किसी से जबरदस्ती नहीं बुलवा रहे, उसमें जो जिसके पॉइंट से वो अपने पॉइंट रख रहा है, फिर बाद में जब डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है, वो तो उसके लिए बेस्ट है। लेकिन अब अगर हम प्ली बार्गेनिंग की बात आए करें तो प्ली बार्गेनिंग में थोड़ी दिक्कत होती है। क्रिटिक्स ये कहते हैं कि जो प्ली बार्गेनिंग है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एक फॉर्म ऑफ टेस्टिमोनियल कंपल्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। प्ली बार्गेनिंग में ना चाहते हुए भी आप जो है कंपल्शन के अंडर सामने वाले अक्यूज्ड से जो है जबरदस्ती बयान दिलवा रहे हैं, ठीक है। इसमें एलिमेंट ऑफ कंपल्शन जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये एलिमेंट ऑफ कंपल्शन इज नॉट द राइट थिंग, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया गया? तो द लॉजिक इज दैट जो अक्यूज्ड पर्सन है जिसको कि सीवियर सेंटेंस हो सकता है, जो कि ईयर काउंटर ट्रायल में भी रह सकता है, तो उसको अब यहाँ पर ये आर्गुमेंट दिया जाता है कि हो सकता है कि वो इंसान कई साल तक ट्रायल में रहे। तो इसीलिए बेटर है कि थोड़ा बहुत कंपल्शन ही सही, बट कंपल्शन के अंदर आकर के अगर वो गिल्टी प्लीड करते तो कम से कम उसकी सेंटेंस को तो रिड्यूस किया जाता है ना। तो इन रियलिटी वो अक्यूज्ड के नुकसान में नहीं है, बल्कि वो अक्यूज्ड के फेवर में ही है, ठीक है। सो दीस आर सम आर्गुमेंट दैट आर गिवन। यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक केस की ज्यूरिस्प्रूडेंशियल डेवलपमेंट अगर हम देखें तो एक केस है जैसे नंदनी सतपथी वर्सेस पीएल गनी केस। तो इसमें जुडिशरी ने ये कहा था कि एक होता है वॉलंटरी एडमिशन ऑफ योर रॉन्ग और एक होता है फोर्स्ड कन्फेशन, ठीक है। तो इसमें डिफरेंशिएट हुआ था। तो इसके बाद इस केस के बाद जो है क्या हुआ, इस केस के बाद बीएनएस में अगर हम देखें तो उसमें क्या है, एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है कि जज के सामने इन कैमरा इंटरव्यू होगा जो कि प्राइमरी मैकेनिज्म होगा, ठीक है। इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि आर्टिकल 20 क्लॉज 3 फॉलो हो, जिसमें कि कंपलसरी जो है वो टेस्टिमनी ना ली जाए, ताकि ये इंश्योर हो कि जो टेस्टिमनी ली जा रही है वो हार्ड कोएर्शन के अंदर नहीं ली जा रही है, बट वो अपनी स्वेच्छा से दी जा रही है। बात आ रही है समझ में? So to ensure this thing, this in-person camera in front of the judge, जो कैमरा
वाली चीज है वो बेसिकली इसमें इंश्योर की गई है, ठीक है। तो कैमरा जो है वो उसको दिया गया है ताकि कैमरा जो है वो चीजें हो। दूसरा एक यहाँ पर ये बात है कि आर्टिकल 21 है, तो आर्टिकल 21 बात करता है कि राइट टू फेयर ट्रायल। तो आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, बट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का ही एक पार्ट है राइट टू फेयर ट्रायल। तो राइट टू फेयर ट्रायल की अगर हम बात करें तो राइट टू फेयर ट्रायल में क्या हुआ था, जैसे आर्टिकल 21 क्या बोलता है, आर्टिकल 21 बोलता है कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनीवन द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। दैट मींस उसका अगर हम ट्रू मीनिंग देखें तो आर्टिकल 21 का ट्रू मतलब ये है कि अगर एक प्रोसीजर एस्टैब्लिश कर दिया लॉ ने तो उस प्रोसीजर से जो है वो लोगों की राइट टू लाइफ और लिबर्टी ली जा सकती है। बट अगर एक प्रोसीजर नहीं है तो उसके बिना, प्रोसीजर के बिना आप लोगों की राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी नहीं ले सकते। बट मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में इस बात को ठहराया गया था कि इवन जो प्रोसीजर होगा ऑफ टेकिंग द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, वो प्रोसीजर भी क्या होना चाहिए, वो प्रोसीजर भी फ्री एंड फेयर होना चाहिए। दैट प्रोसीजर मस्ट आल्सो बी फ्री एंड फेयर, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर देखी गई थी। और ये बात समझ में, तो कुछ अर्ली केस जैसे कि कासम भाई अब्दुल रहमान भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात केस, यहाँ पर कोर्ट ने ये कहा था कि जो प्ली बार्गेनिंग है ये एकदम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि इसका जो प्रोसीजर है, क्योंकि इसमें एक इंसान के पास राइट टू फ्री ट्रायल है कि उसकी फ्री ट्रायल हो। फ्री ट्रायल इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। और इस जजमेंट में कोर्ट ने ये कहा था कि आप एक लॉ बना करके एक इंसान की राइट टू फ्री ट्रायल ले रहे हो, मतलब आप एक लॉ बना करके एक इंसान का राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ले रहे हो। तो क्योंकि मेनका गांधी केस में ये कहा गया है कि इवन ये जो प्रोसीजर है एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ ये अपने आप में भी फेयर होना चाहिए, इसीलिए कोर्ट ने जो है अब्दुल रहमान केस में ये कहा था कि ये प्रोसीजर ऑफ टेकिंग द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज इन इटसेल्फ नॉट फेयर। तो ये अपने आप में फेयर नहीं है प्रोसीजर, इसकी वजह से आप जो है इस प्रोसीजर से उस इंसान की राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को नहीं ले सकते। बात आ रही है समझ में, ठीक है। तो शुरुआती कुछ जजमेंट से, हाँ मॉडर्न व्यू देखो, अब फिर मॉडर्न व्यू है। तो मॉडर्न व्यू फिर ये बोलता है कि नहीं, थोड़ा सा ना प्रैग्मेटिक होना पड़ता है, ठीक है। थोड़ा प्रैग्मेटिक होना पड़ेगा। थोड़ा प्रैग्मेटिक होने का मतलब ये है कि थोड़ा ऐसा होना पड़ेगा, आपको ये बात सोचनी समझनी पड़ेगी कि बेसिकली जो आप अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, जो लोग बेसिकली 15-15 साल तक जो है प्रिजन के अंडर है, तो उनकी तो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी और भी ज्यादा डिनाई हो गई है। उनके पास तो और भी ज्यादा बिल्कुल जो है लाइफ और पर्सनल लिबर्टी नहीं बची है। तो ऐसे केस में जो है ये तो और ज्यादा गलत हो रहा है उनके साथ। तो सिंपल सी बात यहाँ पर ये आती है कि क्योंकि आप उनकी पर्सनल लाइफ और लिबर्टी के बारे में नहीं सोच रहे हो, तो इसीलिए प्ली बार्गेनिंग को लाना होगा। प्ली बार्गेनिंग के एक्ट एज अ डिवाइस, प्ली बार्गेनिंग एक डिवाइस की तरह एक्ट कर सकता है टू बेसिकली प्रोवाइड द पीपल द रियल जस्टिस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट अगर थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस हो भी रहा है, बट वहीं दूसरी तरफ हम बात करें तो लोगों को जो है वो राइट्स मिल भी रहे हैं इससे, ठीक है। उनको राइट टू लाइफ मिल रहा है एक तरीके से। अगर बात करें कि 15 साल उनके बर्बाद हो सकते थे अंडर ट्रायल में, वो बर्बाद नहीं हो गया, ठीक है। और दूसरी बात, रिपीटेड ऑफेंडर्स के लिए तो ये प्ली बार्गेनिंग के उतने बेनिफिट नहीं है जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर के लिए है। तो जिसको सच में रिफॉर्म होना है तो पहली बार में उसको कम सजा होगी, वो रिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। बट अगर हम बात करें जिसको बार बार करना है तो वो तो फिर बार बार करेगा, तो उसको फिर देखा जाएगा अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो यहाँ ये बात है। जस्ट गिव मी अ सेकंड अंटिल रीड दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ, जस्ट अ सेकंड। हाँ, तो अब देखो लैंडमार्क जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स। सो ट्रैजेक्टरी जो है वो क्या है, तो इंडिया में शुरुआत में तो हमने देखा कि देयर वाज अ कंप्लीट एरा ऑफ स्केप्टिसिज्म, जहां पर एक कंप्लीट स्केप्टिसिज्म था कि हम जो है प्ली बार्गेनिंग को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। उसमें यह था कि प्ली बार्गेनिंग को किसी भी कीमत पर, किसी भी तरीके से, उसके भी हम जजमेंट देखेंगे, ठीक है। We cannot accept plea bargaining as a process for alternate dispute resolution in India, ठीक है।
तो उस एरा ऑफ स्केप्टिसिज्म से हट करके नाउ वी हैव केम टू एन एरा जहां पर प्ली बार्गेनिंग को इन मॉडिफाइड वे कुछ एक्सेप्शंस के साथ में जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है, ठीक है। तो अब प्ली बार्गेनिंग को एक्सेप्ट कर लिया गया है, ठीक है। तो हायर जुडिशरी की शुरुआत में जो है वो प्ली बार्गेनिंग को एक ड्यूबियस इंड्यूसमेंट की तरह देखा था कि ये एकदम नलिफाई कर दिया था इसको, ठीक है, कि बिल्कुल सही नहीं है ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए, ठीक है। वैसे अगर हम बात करें तो मुरलीधर मेघराज लोया वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस था। तो इस केस में ये पहला केस था जिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस ऐसे कॉन्सेप्ट को एनकाउंटर किया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो बैकलॉग्स को रिड्यूस कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जस्टिस कृष्ण अय्यर इन्होंने ये वार्न कर दिया था कि ये सोसाइटी के इंटरेस्ट को रिड्यूस कर सकता है, ठीक है, और ये अपने गिल्ट को कम करने के लिए, ठीक है, और बेसिकली लॉ को सर्कमवेंट करने के लिए इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को जो है फिर फाइनली इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। फिर जैसे कसम भाई अब्दुल रहमान भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात केस था 1980 का, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत हार्श स्टांस लिया था और ये कहा था कि प्ली बार्गेनिंग जो है पब्लिक पॉलिसी के एकदम अगेंस्ट है, ठीक है। मजिस्ट्रेट प्ली बार्गेनिंग को एक लाइटर सेंटेंस के लिए एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं और कोर्ट ने ये कहा था कि ये इलेजिटिमेट है और बेसिकली आर्टिकल 21 का वायलेशन है, ठीक है। फिर आया तिप्पास्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस 1983। कहाँ रहते हो? सर तो गया था काम से सर्विस करवाने। अच्छा, एक काम करो, सामने नागौरी है ना? जी। तो नागौरी से जो है एक कॉफी लेकर के आओ, ठीक है। हॉट पानी है, हॉट कॉफी लेकर के आना और शुगर नहीं उसमें, विदाउट शुगर। हाँ, विदाउट शुगर हॉट कॉफी, ठीक है। नागौरी से ही ना? जी। हाँ, तो अब देखो तो इस केस में तिप्पास्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस में क्रिटिकल केस था ये, ठीक है। और इसमें जो है अक्यूज ने डेथ बाय नेग्लिजेंस कॉज कर दिया था। सेक्शन 304 ए आईपीसी का एक केस था जिसको कि बेसिकली फाइनली आगे जाकर के क्या हुआ, आगे जाकर उसको हाई कोर्ट ने 1000 रुपए के फाइन में प्ली बार्गेनिंग कर दी, ठीक है, क्योंकि नेग्लिजेंस का केस था तो उसको 1000 रुपए देकर के छोड़ दिया। फिर ये था लोअर कोर्ट का जजमेंट। फिर हाई कोर्ट गया ये केस, हाई कोर्ट ने इस 1000 के जजमेंट को बेसिकली हटा के वेरीफाई करके फिर 1 साल की उसको रिगरस इम्प्रिजनमेंट की सजा दी, ठीक है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ये केस गया, तो इस सुप्रीम कोर्ट में जो है ये कहा गया था कि पहले उसको 1000 की फाइन को करके और फिर उसको जो है आप 1 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट दे रहे हो, तो दिस इज बेसिकली द अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, ये एकदम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। तो इसीलिए जो है इस चीज को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो उधर उसकी जो है वो 1 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट की सजा को वापस से हटा दिया गया था, ठीक है। तो फिर बाद में कोर्ट हेड दैट इफ प्लीज स्टेटेड बाय सच अ बार्गेन द ओनली प्रॉपर कोर्स इज टू सेट असाइड द कन्विक्शन एंड रिमांड फॉर अ फ्रेश ट्रायल। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये बात ऑब्जर्व की थी इस केस में कि अगर आप चाहते हो कि दोबारा से यही केस को जो है दोबारा आप इनिशिएट करो, पिछले जजमेंट को जहां रिड्यूस कर दिया गया है सेंटेंस, दोबारा से आप उसको रिगरस इम्प्रिजनमेंट दो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आपको अगर एक फ्रेशली इस केस को एग्जामिन करवाना है तो एक फ्रेश जो है वो प्रोसीडिंग को आपको जो है रीस्टार्ट करना पड़ेगा। पिछली जो है प्रोसीडिंग में दोबारा से इस चीज को कंटिन्यू नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो दिस वाज द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो यहां पर जो है प्ली बार्गेनिंग के ऊपर ही जो है वो डिस्कशंस हुए थे। फिर एक स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस चंद्रिका केस था 2000 का, इसमें कहा गया था राइट बिफोर द लेजिस्लेटिव चेंजेस सुप्रीम कोर्ट रीअफर्म्ड इट्स रिजेक्शन ऑफ प्ली बार्गेनिंग, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली इसको एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट का नाम देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रिका केस में जो है वो प्ली बार्गेनिंग के कॉन्सेप्ट को खारिज किया था और प्ली बार्गेनिंग के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करने से बिल्कुल मना कर दिया था। इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के इस स्टैंड को बदलने के पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन था लेजिस्लेटिव चेंजेस। तो इसके बाद कुछ लेजिस्लेटिव चेंजेस आए और लेजिस्लेटिव चेंजेस से जो है वो फाइनली फिर सुप्रीम कोर्ट का अकॉर्डिंग टू दो लेजिस्लेशंस जो है वो स्टैंड बदला, ठीक है। तो जैसे लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट आया 2005 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया 2005 जिसमें प्ली बार्गेनिंग के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया।
ठीक है। इसमें क्या था, इसमें फिर उसके बाद तो इस लेजिस्लेटिव चेंज के प्ली बार्गेनिंग के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस होने के बाद स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस नटवर हरचंद जी ठाकुर केस था 2005 का। इस केस में ये एक लैंडमार्क रूलिंग थी जिसमें गुजरात हाईकोर्ट ने ये रिकॉग्नाइज किया कि प्ली बार्गेनिंग तो जो एडवर्सिटियल सिस्टम है वो इनसफिशिएंट है और प्ली बार्गेनिंग को इस्तेमाल किया जा सकता है टू बेसिकली गेट अवे विद द प्रॉब्लम्स ऑफ बैकलॉग, ठीक है। इसमें ये कहा गया कि प्ली बार्गेनिंग जो है वो एक रिफॉर्मेटिव गोल को जो है वो सर्व कर सकता है और हर एक गिल्ट जो है उसको केस बाय केस इवैल्यूएट करना है। ऐसा नहीं है कि प्ली बार्गेनिंग में आया है तो आउटराइटली उसको जो है सजा माफ कर दो, नहीं, इवैल्यूएट करो, प्रॉपर्ली देखो, लेकिन प्ली बार्गेनिंग के कॉन्सेप्ट को यूज किया जाए, ठीक है। दिस वाज बेसिकली द थिंग दैट वाज सेड, ठीक है। फिर आता है री पॉलिसी स्ट्रेटजी फॉर ग्रांट ऑफ बेल 2022, ठीक है। तो इस 2022 की बेसिकली पॉलिसी में पॉलिसी स्ट्रेटजी फॉर ग्रांट ऑफ बेल सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली जो है पाइवटल जजमेंट दिया है। ये जो है इसके बाद तो काफी कुछ चीजें चेंज हुई है। इसमें ये कहा गया कि जो भी अभी प्रिजन्स जो है वो बहुत कंजेस्टेड है उनको डीकंजेस्ट करने के लिए आपको जो है प्ली बार्गेनिंग को प्रमोट करना चाहिए। इसमें जो है कुछ डायरेक्टिव्स इशू किए गए हैं जुडिशियल ऑफिसर्स को कि जो अक्यूज्ड है उनको जो है बेनिफिट समझाओ प्ली बार्गेनिंग का और बेसिकली बेनिफिट समझा करके उनको कहो कि टू रिकोर्स दिस स्पीड ऑफ प्ली बार्गेनिंग, ठीक है। तो उनको समझाया जाए कि दिस कैन एक्ट एज अ टूल फॉर एंड एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ऑलराइट। तो यहाँ पे जो है एक मेजर चेंज था, ठीक है। तो अब कंपैरेटिव अगर हम एनालिसिस देखें तो एक ये तो जो है चलो लिविस न्यूटन रीड देन या पढ़ लेना केवल, ठीक है। तो बेसिकली बस बात ये है कि देखो अगर डिफरेंस मैं आपको समझाऊं तो अमेरिकन मॉडल में इसमें और ज्यादा ओपनली एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है। अगर इंडियन मॉडल और अमेरिकन मॉडल को अगर हम देखें और कंपेयर करें तो इसमें हमें पता चलेगा कि इंडियन मॉडल में तो ये अब बेसिकली आफ्टर द लॉ ये है कि अगर आप 30 डेज इवन बीएनएस के बाद तो 30 दिन की लिमिट पे इंट्रोड्यूस कर दी गई है कि अगर आप 30 दिन के अंदर अंदर मान जाते हैं प्ली बार्गेनिंग के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई पूरी ट्रायल चल रही है और ट्रायल एंड होने वाली है, आपको लग रहा है कि अब जो है मेरे को सजा हो जाएगी 7 साल की 10 साल की, तो तब मैं जो है प्ली बार्गेनिंग पे पहुंच रहा हूं, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। यू कैन नॉट डू दैट। आप अगर मान के चलो कि आप चाहते हो कि सच में आप प्ली बार्गेनिंग के तहत अपनी टेस्टिमनी करेक्टली दो, तो ऐसे केस में जो है आपको विद इन 30 डेज जो है प्ली बार्गेनिंग के लिए जाना होगा। प्ली बार्गेनिंग के लिए आपको जो है वो अपील करनी होगी, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि भाई आप ट्रायल स्टेज में जो है प्ली बार्गेनिंग के बेनिफिट को नहीं उठा सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात है यहाँ पर ये है कि अगर अमेरिका के केस में अगर हम देखें तो अमेरिका के केस में बेसिकली प्ली बार्गेनिंग को म्यूचुअल नेगोशिएशन से इवन अगर हम कहें तो किसी भी स्टेज पर जो है वो अपनाया जा सकता है, ठीक है। इट कैन बी इनिशिएटेड एंड स्टार्टेड एट एनी स्टेज, ठीक है। कोई भी स्टेज हो कहीं पर भी किसी भी रूप में जो है प्ली बार्गेनिंग को अडॉप्ट किया जा सकता है। फिर अगर हम एक और बात देखें यहाँ पे तो ये बात समझ में ये आएगी कि वहां ये प्राइवेट डीलिंग्स है, वहां ये जो है और वहां मॉनेटरी कंपनसेशन भी बहुत ज्यादा चलता है, ठीक है। वहां पर जो है प्राइवेट बार्गेनिंग होती है कि प्राइवेट में जो है वो कहता है भाई मुझे कि भाई मैं ये एक्सेप्ट करता हूं, चलो प्ली बार्गेनिंग करते हैं और तुम जो है ये कर लो। तो वहां प्ली बार्गेनिंग बहुत प्राइवेट चीजें हैं, ठीक है। बट इंडिया के केस में दीज आर नॉट द प्राइवेट थिंग्स, इनको प्राइवेटली आप नहीं कर सकते हो। अगर प्ली बार्गेनिंग को आपको इस्तेमाल करना है इंडिया के केस में, तो इंडिया के केस में आपको जो है कैसे करना होगा, आपको यू विल हैव टू बेसिकली रिकोर्स टू द प्ली बार्गेनिंग इन फ्रंट ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स। तो जजेस के सामने आप केवल जो है इन चीजों को रिकोर्स कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप प्राइवेट तरीके से कहीं पर भी जो है अपनी मीटिंग में प्ली बार्गेनिंग को कर लोगे, नो, इट विल हैपन इन फ्रंट ऑफ द जुडिशियल ऑफिसर्स ओनली, ठीक है। तो जजेस विल बेसिकली डिसाइड रिगार्डिंग दिस, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है दोनों में डिफरेंसेस हैं, दीस टू आर द मेजर डिफरेंसेस इन दिस, ओके। हाँ, अच्छा, तो अगर हम फिर आगे बात करें तो क्रिटिकल अप्रेजल अगर हम देखें तो इसका एडवांटेज क्या है, तो ये दिस इज अ फॉर्म ऑफ अ नेगोशिएटेड सेटलमेंट, ठीक है। तो ये नेगोशिएटेड सेटलमेंट का एक फॉर्म है जिसमें बेसिकली इसका पहला एडवांटेज तो ये है कि इट इज एडमिनिस्ट्रेटिव रिलीफ, ठीक है। ये क्या है, ये बेसिकली फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिलीफ है।
इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो है इमीडिएट बेनिफिट दे करके और बेसिकली जो केस है उनको खारिज कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, जिससे जो पूरे ड्यू प्रोसेस ऑफ के जो मतलब चलता हो पूरा एडवर्सरियल सिस्टम जो चलता, उस सारे सिस्टम में भी तो कुछ एक्सपेंसेस आते हैं ना, ठीक है, तो वो एक्सपेंसेस जो है वो रिड्यूस होंगे इससे, ठीक है, बैकलॉग्स कम होंगे इससे, ठीक है, टाइम ज्यादा दिया जाएगा इंडिविजुअल केसेस में rather than rushing those cases alone, ठीक है। अच्छा, फिर अगर हम देखें तो सर्टेनिटी एंड क्लोजर, तो सर्टेनिटी है, ठीक है। अब जैसे ट्रायल तो क्या है, ट्रायल तो अनसर्टेन है दोनों पार्टीज के लिए, प्रोसिक्यूशन के लिए भी और अक्यूज्ड के लिए भी, बट ये सर्टेन यहाँ जैसे रियल सर्टेनिटी कि इतना आपने किया, मिनिमम का आपको जो मिनिमम पनिशमेंट है जो है उसका 4th और बेसिकली 1/4 और मैक्सिमम पनिशमेंट का 1/6, तो 6 और 4 रूलिंग दिस इज सर्टेन, तो आपको यहाँ पता है कि आपको इतने टाइम की सजा होगी, ठीक है, तो यहाँ सर्टेनिटी है, बट वहां सर्टेनिटी नहीं। ट्रायल चलेगी, किस वे में ट्रायल जाएगी, किस डायरेक्शन में जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं पता, तो उस केस में थोड़ा सा स्केप्टिकल रहना पड़ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पर सर्टेनिटी और क्लोजर पक्का है, आपने प्ली बार्गेनिंग किया, नाउ द केस विल बी क्लोज्ड, ठीक है, केस क्लोज होगा। करेक्शनल एफिशिएंसी क्या है कि आप अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के नंबर को आप कम करोगे, तो इससे जो क्रोनिक ओवरक्राउडिंग चल रही है हमारे जेल्स की, जो जेल्स इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, जेल्स में जो इतने ज्यादा लोग बढ़ गए हैं, बहुत ज्यादा बुरा हो रखा है, तो वो ओवरक्राउडिंग कम होगी कि अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के नंबर कम होंगे, और मेजरली जो जेल्स में भरे हुए रहती है जो जेल्स, उसमें ज्यादा नंबर ऑफ अंडर जो ट्रायल प्रिजनर्स है वही ज्यादा रहते हैं, ठीक है, तो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के नंबर जो है वो कम होंगे, ठीक है। एक आएगा रिफॉर्मेटिव पोटेंशियल, पहली बार अगर किसी ने किया है कोई ऑफेंस और पहली बार वाले जो ऑफेंडर है उसके लिए जो सजा होगी वो सजा बेसिकली कम कर दी जाएगी, तो शायद हो सकता है कि उसके माइंड में रिफॉर्मेशन आए और उसको ये बात समझ में आए कि अगर दोबारा से मैंने इसी चीज को किया तो दोबारा से करने पर क्या प्रॉब्लम आएगी, वो उसको पता है, ठीक है, कि मुझे जो है प्ली बार्गेनिंग के बेनिफिट भी कम मिलेंगे अगर हुई तो प्ली बार्गेनिंग, और हर बार प्ली बार्गेनिंग हो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए इट कैन हैव अ रिफॉर्मेटिव इंस्टेंस या रिफॉर्मेटिव जेस्चर इन द माइंड ऑफ द अक्यूज्ड कि चलो मैं रिफॉर्म ही हो जाता हूँ, इस बार तो जो है मुझे माफ कर दिया गया, इस बार तो मेरी सजा जो है कम हो गई, अगली बार लेकिन फिर क्या होगा ये नहीं पता, ठीक है। अच्छा, तो क्रिटिसिज्म और सिस्टेमिक बैरियर्स अगर हम देखें तो इसका क्रिटिसिज्म ये है कि एक इनोसेंस प्रॉब्लम बहुत है, ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है कि ये जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम में इस तरीके से मोड़ तोड़ करके बेनिफिट को समझाया जाता है कि जो लोग इनोसेंट होते हैं ना, जो लोग इनोसेंट होते हैं कई बार उनके साथ गलत हो जाता है, उनको पहले ये कहा जाता है कि भाई अगर आप पूरे ट्रायल जो है वो करोगे, आपके ऊपर आरोप है, तो वो कह रहा है भाई मैंने कुछ नहीं किया, तो कहते हैं कि भाई देख लो अगर अभी मान जाते हो क्योंकि हमारे पास इतना पैसा है, हमारे पास वकील है, ये है वो है, अगर अभी मान जाते हो तो आपका फायदा होगा, तो आप क्या होगा कि आपको कम ही सजा हो जाएगी, बट अगर आप नहीं मानते और हम अगर केस जीत गए तो आपको ऐसे इतनी सजा होगी, इतनी सजा होगी, तो ऐसे बहला फुसला करके जो इनोसेंट इंसान है उसके साथ गलत होने के काफी सारे चांसेस बनते हैं, ठीक है, तो उसके साथ गलत हो सकता है, उसको बहुत सारी प्री ट्रायल डिटेंशन हो सकती है, ठीक है, उसके बाद में इनोसेंट पर्सन जो है वो अब उसको पहले आप जो है परेशान कर रहे हो, तारीफ कर रहे हो, तो वो परेशान होकर के बस एक दिन में चलो ठीक है प्ली बार्गेनिंग मेरे को कभी में सजा दे दो, मैं मान रहा हूं इस मैं जो है एक्सेप्ट कर ले रहा हूं इस पर्टिकुलर ऑफेंस को, ठीक है। सोशल इकोनॉमिक कंडीशन, तो देश में बहुत ज्यादा हाई लिटरेसी है, देखो, ठीक है, और बेसिकली क्या है कि हाई लिटरेसी की वजह से लोगों को ये बहुत ज्यादा अच्छे से समझाया नहीं जा सकता है, ठीक है, कि भाई तुम्हें जो है सच में मतलब क्या इसके बेनिफिट हो सकते हैं, क्या इसके नुकसान, तो लोग उतने अवेयर नहीं होते हैं, ठीक है। So people are not that much aware about this, ठीक है, तो ये lack of awareness जो है, this might also lead to somewhat I would say कि the problem, ठीक है, तो lack of awareness जो है वो बहुत ज्यादा हो सकती है। Pressure from prosecuting agencies, एक कंसर्न ये भी है कि जो there is a concern that prosecutors might overcharge defendants, ठीक है, तो कई बार ये भी चांस हो सकता है कि प्रोसिक्यूटर क्या करे कि बहुत ज्यादा चार्जेस लगा दे, ओवर चार्जेस, फालतू के चार्जेस भी उस पे लगा दे, ठीक है, प्ली बार्गेनिंग के टाइम पे, तो ये ओवर चार्जेस का एक कंसर्न है जो कि बना रहता है, ठीक है, ओवर चार्जेस भी जो है वो लग सकते हैं, ठीक है। और लो यूटिलाइजेशन रेट, एनसीआरबी का डेटा ये बोलता है कि जो प्ली बार्गेनिंग है ये हमारे देश में केवल 1% केस को डिस्पोज कर रहा है,
जो कि बहुत कम है एज कंपेयर टू व्हाट इट वाज एक्सपेक्टेड। ठीक है, एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा कम डिस्पोजल है। ठीक है, तो बेसिकली बात यही है कि एक्सपेक्ट ये किया गया था कि प्ली बार्गेनिंग को बेसिकली बहुत बड़े लेवल पे यूज करके और अंडर ट्रायल बिजनेस के कंसर्न्स को बहुत बड़े लेवल पे सॉल्व किया जाएगा, बट इट इज नॉट हैपनिंग लाइक दिस। ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या सामने आई है। ठीक है, तो ये है प्ली बार्गेनिंग। ठीक है, नाउ प्ली बार्गेनिंग इज ओवर। बाकी अभी तो हम क्लास में कुछ और करेंगे। अभी मैं आपको जो है दो तीन क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, अब आपको पता है आंसर, यू नो दिस वेरी वेल, तो लेकिन आपको क्या करना है कि उनको फ्रेम कैसे करना है, एक पर्टिकुलर फर्स्ट से लेके लास्ट तक एक आंसर कैसे फ्रेम करना है वो सीखते हैं हम लोग। ठीक है, सो लेट्स लर्न दैट थिंग। तो एक नोटबुक ले लो। ठीक है, और नोटबुक में जो है वो आंसर फ्रेमिंग सीखते हैं। लेकिन नीचे तो देखो कंक्लूजन है, तो कंक्लूजन में यू कैन ऑब्वियसली रीड थोड़े जो है चीजों को कंक्लूड किया है इसमें। तो जैसे देखो, अगर एक क्वेश्चन है मान लो, ठीक है, तो अगर एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ, क्वेश्चन लिखो, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव और वाइकेरियस लायबिलिटी अंडर सेक्शन 190 ऑफ बीएनएस। Explain the principle of constructive or vicarious liability under section 190 of BNS. ठीक है, now I am giving you 3 to 4 minutes. ठीक है, आपको पता है कि कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी वही होती है जिसमें अगर एक इंसान जो है वो बेसिकली इसमें प्रिंसिपल होता है कि पर्सन इज लायबल ओनली फॉर हिज ओन एक्ट, ये नॉर्मली है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि कई बार अगर ये सेम है, अगर ग्रुप में किए जाते हैं, एक से ज्यादा इंसान के साथ किए जाते हैं, मिलकर किए जाते हैं, शेयर्ड ऑब्जेक्टिव जहां होता है, तो उसमें डॉक्ट्रिन को इन्वोक किया जाता है। ठीक है, बीएनएस के सेक्शन 190 में डिफाइंड है, और जो आईपीसी था उसमें सेक्शन 150 या 149 में इसको डिफाइन किया गया था। ठीक है, अच्छा, तो इसमें जो है यही बात है कि अगर एक मेंबर है कोई भी अनलॉफुल असेंबली का, तो उसमें ये माना जाएगा कि अगर एक एक्ट अनलॉफुल असेंबली में सबने अगर मिलकर किया है, तो उसमें से अगर किसी एक इंसान ने भी वो एक्ट किया है, तो वो सारे रिस्पांसिबल है उस एक्ट के लिए। ठीक है, सो इट इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल प्रिंसिपल। ठीक है, नॉर्मल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ सिस्टम। ठीक है, तो क्रिमिनल लॉ सिस्टम केवल वही बोलता है कि आप उसी चीज के लिए रिस्पांसिबल हो जिस जो चीज आपने की है, बट यहाँ पर रिवर्स होके जो चीज आपने इनफैक्ट आपने नहीं की, बट क्योंकि आपका शेयर्ड ऑब्जेक्टिव था, यू विल बी लायबल फॉर दैट थिंग आल्सो। ठीक है, तो एक काम करो, इसको जो है लिखो, एक इंट्रो लिखो। ठीक है, और फिर स्क्रीन को या फिर जैसे बताना लिखो एक बार। ठीक है, एक इंट्रो लिख के रखो, राइट वन इंट्रो, आई एम गिविंग यू 2 to 3 minutes. In 2 to 3 minutes, write one intro about that. ठीक है, अगर if you want to read also, ठीक है, तो you can read, but after reading close it and then write. ठीक है, क्योंकि शुरुआत में लिखा हुआ है, अगर आपको वो एक बार रीड भी करना है तो करके मैं लिख के बता दूंगा, just to check your skill. लिखो। सर उसे लिख दिया इंट्रो। हाँ बताओ क्या लिखा। सर ये लिखा है मैंने, द कंसेप्ट, मतलब स्टार्ट ऐसे किया है कि द कंसेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी इज डिफाइंड एज पर सेक्शन 190 ऑफ बीएनएस is that every person is responsible for their own offense that they have committed, while the vicarious liability states that during an unlawful assembly every member of group will be। आपने क्या लिखा कि it is defined in section 190 of BNS where
is that every person is responsible for the offense that they have personally committed, लिखा था मैंने. तो हाँ नहीं, तो यहाँ नहीं लिखा है ना ये. आपने जब अगर सेक्शन 190 की बात करती, then you will have to go with section 190 only. Where it is not written, you have to state this that it is a general principle of criminal law administration. ठीक है. आपको स्टार्ट ऐसे करना है. देखो, आपको जितनी बात बतानी है आपको 5-7 लाइन में बता देनी. और दूसरी बात, कंटिन्यूटी मस्ट बी देयर. बढ़िया आपने स्टार्ट बढ़िया किया, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट विद ऑथेंटिसिटी, व्हेन यू स्टार्ट विद द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और सेक्शन ऑफ बीएनएस, बीएसए, बीएनएसएस, इट गिव्स अ गुड इंपैक्ट दैट यू नो, है ना. इवन इफ इट्स नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, स्टिल यू नो. बट द थिंग इज, पहले आप इस बात को लिखो एक बार. क्रिमिनल लॉ जनरली, ऐसे लिखो, क्रिमिनल लॉ जनरली फॉलोज द principle that a person, criminal law generally follows the principle that a person is liable only for his own acts. ये तो हमने बात बता दी सिंपल. ठीक है, हमने सिंपल सी बात बताई पहले. तो फिर आगे लिखो however, but. ठीक है, however मतलब but वही, but however एक ही बात. However, when crimes are committed by a group, however, when crimes are committed by a group, when crimes are committed by a group acting with a shared object, acting with a shared object, acting with a shared object, the law recognizes the doctrine of constructive liability, constructive or vicarious liability. ये थोड़ा सा रिजम्बलिंग लग रहा है. Are you finding it to be more resembling कि what you are going to write? तो वो आप पहले समझा रहे. पहले आप ये बताया आपने कि कब होगा ये कॉन्सेप्ट. नाउ कम कि the doctrine is embodied in section 190. The doctrine is embodied in section 190 of BNS. इस डॉक्ट्रिन को कहां दिया गया है? In section 190 of BNS, which corresponds to section 149 of IPC. फिर देखो ये क्या होता है. Now right, this provision या the provision establishes, लिखो the provision establishes that the provision establishes that every member of an unlawful assembly, that every member of an unlawful assembly becomes liable for offences committed by any member of that assembly. एक थोड़ा सा एक्सेप्शन भी लिख दो, provided that certain conditions are satisfied. देखो आपका काम है यहां पर एक फ्लो को आइडेंटिफाई करना.
आई ट्राई टू आइडेंटिफाई अ फ्लो। एक बार पढ़ लो इसको, फिर मैं एक बात बताता हूं। सर रीड कर लिया वैसे। है ना, थोड़ा कंटिन्यूटी समझ में आई ना। पहले आपने ये देखना है कि भाई स्टार्टिंग में जो है वो आपको पहले जो बात आपकी है बात आपकी वो पहले बतानी है, ठीक है, कि भाई ट्रिब्यूनल लॉ में ये है। फिर देन आपको लिखना है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी होगी, और बेसिकली आपको फिर सेक्शन लिखना है, सेक्शन में क्या मेंशन है, विद रीजनेबल कंडीशन और रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। फिर इसके बाद में अब एक स्टैट्यूटरी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो स्टैट्यूटरी डेफिनेशन आपको कुछ जो ये पर्टिकुलर चीजें होती है जैसे डिफेमेशन हो गया, ठीक है, अनलॉफुल असेंबली हो गई, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो गई, इनकी स्टैट्यूटरी डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, ठीक है। सो जस्ट राइट द स्टैट्यूटरी डेफिनेशन। राइट सेक्शन 189 clause 1 of BNS defines unlawful assembly as an assembly of 5 or more persons is designed as an unlawful assembly if the common object of the persons composing that assembly falls within any of the unlawful purpose as defined in the section. सर आप एक मिनट वो पॉइंट रिपीट कर दोगे क्या पूरा? हाँ, तो इसमें ये कि सेक्शन 189 ऐसे थोड़ा ऊपर नीचे भी करोगे ना चलेगा। जैसे आप अपने मर्जी से, अगर ऐसे ऐसा नहीं है एकदम गया एक्ट लिखना है, जैसे ऐसे लिख दो कि सेक्शन 189 क्लॉज 1 डिफाइंस, या जैसे कॉमन डाल के इन दिस सेक्शन द बीएनएस प्रोवाइड्स दैट, ठीक है, या फिर उसमें इन दिस सेक्शन द अनलॉफुल असेंबली डिफाइंड एज an assembly of 5 or more persons which is designed as an unlawful assembly if the common object of the persons composing that assembly falls within any of the unlawful purpose as specified in the section, ठीक है। तो ये तो हो गई अनलॉफुल असेंबली, ठीक है। अब आप इसमें हेडिंग डालो या ऐसे एक और लाइन इसमें लिखो, ठीक है, कि thus the offense focuses on the intention and objective of the group। ये सब लाइंस मैंने आपको लिखवाई है बहुत बार, है ना। ऐसे लिखो, thus the offense focuses on the intention and object of the group rather than the mere gathering itself, rather than the mere gathering itself, ठीक है। तो ये mere gathering पे फोकस नहीं करता है, ये फोकस करता है उस इंटेंशन पे, उस ग्रुप के, या फिर ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। सो मेन फोकस इज ऑन दिस, ऑलराइट। अब एक हेडिंग डालो, एसेंशियल्स या एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ अनलॉफुल असेंबली, क्योंकि पूछा है ना अनलॉफुल असेंबली को समझाने के लिए। तो राइट, जैसे पहला लिखो, फर्स्ट सब हेडिंग डालो, असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन्स, असेंबली ऑफ 5 और मोर। अब ये बहुत बेसिक ऐसे क्वेश्चन है, थोड़े कम ही आते हैं वैसे,
बट दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन दैट आई एम मेकिंग यू राइट, ठीक है। शुरुआत में थोड़ा बेसिक से चलेंगे, आगे जाकर के थोड़ा डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाएंगे, ठीक है। सो राइट, assembly of 5 or more persons. So इसमें लिखो the first requirement is the presence of minimum of 5 persons. ठीक है, इसमें लिखो if the number falls below 5 the offense of unlawful assembly cannot exist. जैसे लिख लो the law assumes that collective criminal conduct possesses a greater threat to the public peace. ठीक है, सेकंड जो है सब डालो एग्जिस्टेंस ऑफ अ कॉमन ऑब्जेक्ट। क्या बताया था, पहले तो 5 से ज्यादा लोग होने चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, फिर एक कोई भी कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए उस असेंबली में, है ना। एग्जिस्टेंस ऑफ अ कॉमन ऑब्जेक्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। इसमें लिखो the assembly must share a common object meaning a shared purpose or design. ठीक है, फिर ऐसा लिखो common object means a purpose shared by all members comma known to and accepted by all at least 5 persons and pursued collectively by the group and pursued collectively by the group। ठीक है, ये है आपका कॉमन ऑब्जेक्ट, ऐसे लिख लो। और इसमें ये भी समझा दो कि इट नीड नॉट बी प्री प्लान्ड, ये प्री प्लान नहीं होना चाहिए, इट नीड नॉट बी प्री प्लान्ड। ठीक है, एंड इट मे डेवलप सडनली एट द स्पॉट। ठीक है, ये ऑन द स्पॉट भी जो है वो सडनली डेवलप हो सकता है। ठीक है, इट मे डेवलप सडनली ऑन द स्पॉट। ठीक है, अब यह बात आती है तुम्हें केस लॉ कैसे आइडेंटिफाई करना है और केस लॉ कैसे समझाना है। ठीक है, जैसे इसमें जो है एक चंद्रिका प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस बताया था। ठीक है, अब यही ऐसे मेंशन करो कि एज स्टेटेड बाय द कोर्ट इन चंद्रिका प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस, जिसमें ये कहा था कि एक अनलॉफुल असेंबली बेशक पहले लॉफुल हो, लेकिन जैसे ही उसने कोई इलीगल ऑब्जेक्ट अडॉप्ट कर लिया तो वो कोर्स ऑफ इवेंट है, इसीलिए वो पूरा कोर्स ऑफ इवेंट देखा जाएगा। किसी भी कोर्स ऑफ इवेंट में अगर उसने कोई भी अनलॉफुल ऑब्जेक्ट को अगर अडॉप्ट कर लिया तो उस केस में दैट विल बिकम एन अनलॉफुल असेंबली। तो ऐसे लिखो, क्या लिखा, इन द कोड है, द कोड क्या लिखा, भी क्या लिखा है सर, ये लिखा था स्टेटेड बाय द कोर्ट इन चंद्रिका वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, चंद्रिका प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस,
that an assembly which was lawful initially, that an assembly, क्योंकि हमने देखो अभी इसमें कैसे आपको ये वाला ये केस क्यों याद आना चाहिए आपको, क्योंकि मैंने आपको एक पॉइंट दिखाया कि इट में डेवलप सडनली एट द स्पॉट, कि एक अनलॉफुल असेंबली ऑन द स्पॉट डेवलप हो सकती है, ठीक है, तो रिलेट करके उससे भी लिख लो केस भी, ठीक है, that an assembly which was lawful initially may become unlawful when members may become unlawful when members adopt an illegal object during the course of events. When members adopt an illegal object during the course of events. ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवेंट्स, ऑलराइट, तो ये बात है इसमें, ठीक है, तो ऐसे केसेस को ऐसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अभी थर्ड सबहेडिंग डालो, देखो द कॉमन ऑब्जेक्ट मस्ट बी अनलॉफुल, पढ़ा था ना कि जो भी कॉमन ऑब्जेक्ट हो वो कॉमन ऑब्जेक्ट भी अपने आप में क्या होना चाहिए, अनलॉफुल होना चाहिए। ठीक है, ऐसे लिखो द थर्ड इंग्रेडिएंट इज दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ द असेंबली मस्ट फॉल विद इन the object of the assembly must fall within the five unlawful objects as specified in section 189 clause 1 of BNS. ठीक है, तो ऐसे लिख लो, तो फाइव ऑब्जेक्ट्स लिख लो, ठीक है, तो ऐसे ए करके लिखो, टू ओवर ऑल द गवर्नमेंट बाय क्रिमिनल फोर्स, टू ओवर ऑल द गवर्नमेंट बाय क्रिमिनल फोर्स, उसी में डैश डाल के लिखो, दिस इंक्लूड्स इंटिमिडेटिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट, कॉमा स्टेट गवर्नमेंट, this include intimidating the central government, comma the state government, comma parliament or state legislature, or public servant exercising lawful authority. ठीक है, तो बी में लिखो सेकंड ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए उस अनलॉफुल असेंबली का, तो बी में लिखो टू रेजिस्ट एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ और लीगल प्रोसेस। इसमें लिखो दिस इंक्लूड्स एक्ट्स सच एज preventing police from executing a warrant or obstructing enforcement of a lawful order. लेकिन एक और बात बताइए कि जो इलीगल एक्ट है, ठीक है, अथॉरिटीज के, अगर आप उनको रेजिस्ट कर रहे हो तो वो अनलॉफुल नहीं होगा, वैसे लिख लो, however resisting to an illegal act of authorities is not unlawful. ठीक है, फिर अगला लिखो सी सब पॉइंट में, टू कमिट एन ऑफेंस, ठीक है, तो कोई ऑफेंस अगर करने जा रहा है
इसमें लिख लो, the assembly becomes unlawful if its object is to commit an offense like assault or criminal trespass. फिर डी में लिखो, subheading to obtain possession of property by force. To obtain possession of property by force. इसमें लिख लो, this includes situation where a group attempts to forcibly take possession of property or deprive someone of their right. ठीक है, फिर एक लास्ट है ई लिख लो, टू कंपेल अ पर्सन टू डू एन इलीगल एक्ट. टू कंपेल अ पर्सन टू डू एन इलीगल एक्ट. तो अब जो है इसमें ये तो आपने लिख लिया, ठीक है. हाँ, इसमें कुछ थोड़ा सा लिख लो. This involves forcing a person to do something he is not legally bound to do. This involves forcing a person to do something he is not legally bound to do. Or to omit something he is legally entitled to do. ठीक है, तो ये तरीका है लिखने का. ठीक है, अभी कितने वर्ड तरीकों में होंगे आपके लिखे? क्या सर? हाँ, ना आपने मतलब क्या बोला अभी? कितने कितने वर्ड्स करीब लिखी है आपने? कितने वर्ड काउंट हो गया आपका? सर वर्ड्स का तो नहीं पता, बट सर 2-3 पेजेस इतना हो गया है. 3 पेजेस, तो ये कंप्रेस करके लिखना है थोड़ा. 3 पेजेस थोड़ा ज्यादा हो गया. 3 पेज क्या बड़ी राइटिंग है? ना सर, वो आई थिंक मेरी वो हैंडराइटिंग थोड़ी सी वो बड़ी है वैसे, उसकी वजह से होगा. व्हाट सर? कैमरे पे दिखाओ एक बार. कैमरे पे राइटिंग दिखाओ एक बार. सर एक मिनट. सर मीन्स है ना, यहाँ से मतलब शुरू करा था लिखना, और फिर ये एक पेज. थोड़ा पास लाओ, कैमरे के पास लाओ. सर मेनली है ना, यहाँ से ऐसे वो लिखना वो शुरू करा था, मतलब इसके थोड़े से लास्ट वर्ड्स के बीच में भी इतना गैप दिया है आपने, और जो है लाइन के बीच में भी इतना गैप नहीं देना है. ऑफिशियल जो जब आंसर लिखते हैं, मुझे जो दिख रहा है, जो बहुत क्लियर तो नहीं दिख रहा है, एक काम करो, एक आंसर, एक क्वेश्चन लिख के मुझे आंसर मेल करो. ठीक है? ठीक है सर. हाँ सर. एक क्वेश्चन लिखो. Discuss the doctrine of common object in unlawful assembly and how it differs from common intention. सर एक मिनट रिपीट करो ना, एक मिनट वो क्वेश्चन. Discuss the doctrine of common object in unlawful assembly. After first one, देखो how it differs from common intention.
ठीक है, इसका आंसर जो है आई वांट यू टू राइट, तो पहले आपको इसमें जो है दोनों ही चीजों को थोड़ा बताना होगा असेंबली में कि कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है और कॉमन इंटेंशन क्या है। ठीक है, दोनों में इस डॉक्ट्रिन के जो है नेसेसरी चीजों को लिखना होगा, लायबिलिटी कैसे इंपोज होगी, और उमेश कुमार सिंह हो गया, ठीक है, दया किशन अगर केस लिखवाया है तो वो ठीक है, नहीं तो शिवजी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस लिखवाया होगा इसको लेके। ठीक है, सो दैट यू नीड टू राइट। ठीक है, ये लिखो आंसर। ठीक है, टेक हेल्प फ्रॉम ऑल योर नोट्स, नोट्स में पूरा देखना एक बार। ठीक है, पूरे नोट्स को गो थ्रू करना और उसके बाद में इसको मुझे लिख के और मेल करना। ठीक है, तो जस्ट मेल। ठीक है, मेल आईडी आपकी क्या थी? मेल नहीं, वो उनको कर दो, प्रवेश करके एक ईमेल आईडी दी होगी मैंने एक बार। ओके, देखो एक बार है आपके पास सर? एक सेकंड, ये से आप लोग कोई यहाँ का वो राइट है, इनको मेरा अकाउंट कनेक्ट करना है तो वाईफाई मेरे वाईफाई वहां के लिए जाते हो, वहां ना गलती नहीं देखा मैंने कभी नहीं देखा आपको। जाओ जाके बात करो, सीधा मांगो फोन की, शेयर कर दो। आज नहीं कर लो, कल जाके पूछ लो आपको क्या सारी ऑप्शन टॉपिक है और भी सारे आप क्या कर पाएंगे? नो यू आर नॉट एक्टिव। अभी देखिए मैं यू हैव टू बी मोर एक्टिव इन ऑप्शन नहीं सकता। So you have to तो ये वो कर दिया ना क्वेश्चन। तो अभी एक बहुत सिंपलिस्टिक क्वेश्चन आया था, वो आया था, एक सेकंड में ना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखता हूं आपको। ये है और ये आप काम करो, इसको लिखो। ठीक है, राइट, व्हाट अमाउंट्स टू, ऐसे लिखो, व्हाट अमाउंट्स टू लीगल इंसैनिटी। 21 में पूछा था फर्स्ट क्वेश्चन, आइए देखिए। ठीक है,
और इससे लगा लोगों को बड़ा इजी पेपर है, लेकिन इसी क्वेश्चन को फिर ना कॉन्फिडेंस थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया था सभी का, ठीक है, मतलब बहुत लोगों का। तो इसमें ऐसे व्हाट अमाउंट्स टू लीगल इंसैनिटी, ऐसे क्वेश्चन लिखो, व्हाट अमाउंट्स टू what amounts to legal insanity that would entitle an accused from exemption from criminal liability। अब वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें व्हाट ऑल थिंग्स आई एम डिमांडिंग फ्रॉम यू ना, इसमें उनको मेंशन करो कि मैं क्या क्या चाह रहा हूं कि व्हाट ऑल थिंग्स यू विल हैव टू राइट इन इट। इसमें एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, नीचे लिखो कि पहली बात तो आई नीड सेक्शन 22 ऑफ बीएनएस इन दिस, ठीक है, आपको सेक्शन 22 ऑफ बीएनएस इसमें लिखना ही लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में इसमें आपको रिलेट इट विद मैकनॉक्टन प्रिंसिपल्स, मुझे मैकनॉक्टन रूल चाहिए, ठीक है। MC Norton, MAUGHTEN, मैकनॉक्टन रूल इसमें चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन मेडिकल इंसैनिटी एंड लीगल इंसैनिटी, ये भी आपको लिखना है, ठीक है। और कुछ केस लॉज आएंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको इस आंसर में लिखनी है, ठीक है। और एक सेकंड एक क्वेश्चन और दूंगा, ठीक है। उसके बाद these things you will have to write, ठीक है। I will not give obviously anything from whatever I haven't taught you yet, क्योंकि उसमें तो टॉपिक जो बचे हैं वो डायरेक्ट वाले, वो भी मैंने नहीं कराया, तो I won't be giving you that, ठीक है। पर ये बहुत बेसिकली क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये आया था पिछले साल तो 25 नहीं 24 साल में आया था, ठीक है। 24 वाला एक क्वेश्चन था, इसको लिखो कि राइट 24 वाला क्वेश्चन कि द अंडरलाइन प्रिंसिपल ऑफ मेंस रिया
the underlying principle of mens rea is expressed in the familiar Latin maxim actus non facit nisi mens sit rea. nisi mens sit rea, ठीक है। तो और फिर लिखो इसमें that act does not makes a man guilty unless the mind is also guilty. वो एक्ट गिल्टी नहीं होगा जब तक माइंड गिल्टी नहीं है, ठीक है। 10 मार्क का क्वेश्चन है, इसको भी लिखो। और एक फिर जो है अगला एक स्टैट्यूटरी ऑफेंसेस वाला एक क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है ये भी फर्स्ट क्वेश्चन था। इसमें लिखोगे अलग, even without mens rea, write the question, even without mens rea there are acts which are offense under, उस टाइम पूछा तो आईपीसी था, ऐसे लिख लो ऑफेंस अंडर बीएनएस 2023, दूसरा बात लिख लो एन्यूमरेट सच ऑफेंस। क्वेश्चन प्राइवेट डिफेंस, अच्छा प्राइवेट डिफेंस तो आपने किया नहीं है ना, उस पे नोट गिव यू। हाँ लिखो, the abatement of the illegal commission of an act, the abatement of the illegal commission of an act may amount to an offense although the abater may not himself be bound to do that act. ठीक है, ये करो, इतने क्वेश्चंस आप करो, ठीक है। उसके बाद आप जो है मुझे इनके आंसर्स भेजो, ठीक है। फिर आई विल बी इवैल्यूएटिंग दीस आंसर्स, ठीक है। सर तब वो तक यदि कोई डाउट है तो पूछो मुझसे, अभी टाइम है अपने पास। अच्छा ना सर, एक तो मेल आईडी का पूछना था, वो कांस्टेबल मेल आईडी पे भेजना। मैं लिख देता हूँ, है ना, उसमें लिख देता हूँ। तब तक कुछ डाउट है तो पूछ लो। सर मेरे को पूछना था कि एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में सर मतलब कितने उनको रिक्वायर्ड होते हैं, मतलब पेजेस या वर्ड्स के आंसर।
मस्ट बी 250 300 इतने मैक्सिमम, ठीक है। दिस मस्ट बी द बोर्ड, ठीक है। ईमेल आईडी नोट करो। या फिर ये दो ईमेल आईडीज है, ठीक है। दो ईमेल आईडीज हैं इन पर यू कैन शेयर योर पेपर्स, ठीक है। इन पे पेपर भेजो और मुझे बताना कि अगर स्ट्रक्चर ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर को ठीक है आपने पेपर है ना, स्ट्रक्चर अगर आपका बेटर रहेगा ना तो वो तब उससे क्या है कि आपका आंसर जो है वो बेस्ट होगा, ठीक है। फर्स्ट टू लास्ट कीप टेक ड्यू केयर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द पेपर, ठीक है। तो ये आपको जो है कंसीडर करना है। रेस्ट तो लिखो फिर मुझे भेजो जरूर, कब तक 2-3 दिन में भेज दो क्या आंसर, ठीक है। कोई अगर दिक्कत आ रही है नहीं लिख पा रहे हो, देन डोंट थिंक अबाउट द बेस्ट आंसर बिकॉज़ देयर इज नो बेस्ट आंसर, ठीक है। आपने जो लिखा था बताया था शुरू में मुझे जो फर्स्ट वाले का आंसर, वो भी अगर आपने लिखा होगा तो भी वो गलत नहीं था, नहीं उसमें थोड़ा हाँ उसमें एक फैक्ट की प्रॉब्लम थी बिकॉज़ आप ये कहते हैं कि बीएनएस के बाद आपने वो लिखा था कि क्रिमिनल लॉ वाला, उसमें एक एक्चुअल बट अगर आप वैसे भी स्टार्ट करते हो और वो ठीक कर देंगे चीज को तो आंसर कोई भी गलत नहीं है। अगर आप बीएनएस से स्टार्ट करो या फिर क्रिमिनल लॉ सिस्टम से स्टार्ट करो, नो आंसर इज रॉन्ग, बट द ओनली थिंग हियर इज देखो 13,000 बच्चे जो है वो करीब करीब मेंस लिख रहे हैं और 13,000 जो मेंस लिख रहे हैं उनमें एक बात तो कंफर्म है कि वो 13,000 में से करीब करीब 12,000 के आंसर तो करेक्ट है, 12,000 के आंसर्स आर करेक्ट, आंसर्स आर नॉट रॉन्ग। सो द थिंग इज what like how to make your answer better, बस हमें वो करना है, ठीक है। वो हम धीरे धीरे कर पाएंगे बट वो चीज जो है एकदम नहीं होगी, that will take time, ठीक है, that will take time। तो इसीलिए the best thing is आपको क्या करना है कि आपको जो है धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहनी है जिससे आपके आंसर्स डेलिबरेटली बेटर करते हैं, ठीक है। करते रहो प्रैक्टिस, बढ़िया होगा, ठीक है। कोई डाउट हो कुछ प्रॉब्लम हो इस ईमेल आईडी पर अपना कंफ्यूजन ले सकते हैं, ठीक है। हाँ बोलो। सर मेरे को वो पूछना था कि सर आप मतलब टेस्ट लोगे क्या मतलब आगे जाके? हाँ टेस्ट डेफिनेटली विल बी टेकन। अभी इस सैटरडे तो आप ये वाले क्वेश्चंस करो। मैंने ये क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव ये भी था, मैंने टेस्ट फॉर्म में भी देता लेकिन वो ध्यान दिया तो नेक्स्ट टाइम से तो आपके हर सैटरडे टेस्ट हो जाएंगे। इवन एक बार मेरे को हफ्ते में रिमाइंड भी करा दिया करो, ठीक है। वैसे मेरा मेल आ जाता है, ठीक है, मैं कर दूंगा नेक्स्ट वीक से सैटरडे टेस्ट होगा, ठीक है, हर सैटरडे। यस सर, ठीक है। चलो लिखो है ना, इसको प्रैक्टिस करो लिखने की, पढ़ो एक बार, पढ़ो अच्छे से, फिर उसके बाद माइंड में रिकॉल करो और तुरंत मत लिखने बैठना। सुबह पढ़ो और शाम में लिखो, ठीक है। जीएस की क्लासेस कहाँ चल रही है? क्या सर? जीएस की क्लासेस कहाँ ले रहे हो? सर जीएस के क्लासेस एक मतलब दूसरी कोचिंग से लेता हूँ अभी, सारथी आईएएस करके एक है। सारथी आईएएस, यस यस आई नो। सारथी वही ना वो सचिन जैन, सचिन जैन करके होता है शायद सारथी में। कैसा पढ़ा रहे हैं सारथी में? मतलब वो एक वो मुदित सर है उनकी है वो। अच्छा सारथी, ओके। अच्छा कैसा पढ़ा रहे हो? है ना, सही चल रहा है सर उनका ये मतलब सेम है, मतलब अभी जैसे इकोनॉमिक्स करा रहे हैं वो लोग करंटली। चलो पढ़ो तो बढ़िया है।
ठीक है, सुबह पढ़ो तो शाम में रिप्लाई कर सकते हैं, नहीं कि तुरंत पढ़ा तुरंत लिख रहे हो, ठीक है ऐसे। हाँ सर, ओके, थैंक यू सर। बाय बाय।